अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इज़राइल हायोम इज़राइल का सबसे बड़ा अखबार है। उसने एक हेडलाइन लगाई है। उस हेडलाइन ने पूरा चट्टा खट्टा खोल के रख दिया कि इस डील में हुआ क्या है, हारा कौन है, जीता कौन है। वो कहते हैं द रियल डेंजर हिडन इन द एग्रीमेंट विद ईरान। ईरान के साथ जो मुआहदा तय पाया है उसमें छुपा हुआ असली खतरा क्या है, किसके लिए, इज़राइल के लिए। ये सवाल खुद इज़राइल का अखबार, इज़राइल के लोग इज़राइल से पूछ रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वो खतरा है क्या। 300 अरब डॉलर के पीछे एक राज छुपा है। ट्रंप कहता है ये फेक न्यूज़ है, ऐसे कोई पैसे हम ईरान को नहीं देंगे। ईरान क्यों कह रहा है कि पैसा मिलने वाला है? दोस्तों, क्या ये मुकम्मल सच है या मुकम्मल झूठ है? इसके पीछे एक दरमियानी चीज़ भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर बेन गवीर, ये इज़राइल का वजीर है, एक ऐसा आदमी है जो मुसलमानों से नफरत करता है, फ़लस्तीनियों से नफरत करता है। इसको अमेरिका का वीज़ा नहीं मिल रहा, अपनी फैमिली के साथ जाना चाहता है, वीज़ा नहीं मिल रहा। ये भी आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। और इज़राइल अमेरिका ताल्लुकात में एक लो आया है, वो लो क्या है वो भी बताऊंगा। ट्रंप ने रिजीम चेंज के बारे में क्या कहा है, उसकी पूरी पॉलिसी का एक यू टर्न है जो कि ट्रंप ने आज लिया है, उसके बारे में भी बताऊंगा। और इस डील के बाद 8 सवालात हैं जो अब तक जवाब के मुंतज़र हैं। दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। उसके लिए चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अक्सर लोग मैं देखता हूं कि देखते हैं और फिर अच्छी अच्छी वीडियोस मिस कर देते हैं क्योंकि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता। नाज़रीन, इज़राइल हायूम नेतन्याहू के करीब समझा जाने वाला अखबार है। लिखता है कि इस मुआहदे में सबसे बड़ा छुपा हुआ ख़तरा यह है कि इज़राइल अब मुकम्मल तौर पर तनहा हो गया है। यह है असल बात। ये समझिए, ऑपरेशन रोरिंग लायन, इजराइल की ईरान के खिलाफ जो फौजी मुहिम है वो नाकाम रही है। शुरुआत में ट्रंप और नेतन्याहू ने कहा था कि ये मुहिम ईरान की हुकूमत को कमज़ोर कर देगी, गिरा देगी। नतीजा, हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत खड़ी है, बल्कि माशी, सिफारती और फौजी तौर पर और मजबूत हुई है। इजराइल हायोम लिखता है कि ईरान ने बहरे हुर्मुज़ खुला रखने का वादा किया जो पहले से लगभग खुला था, और इसके बदले अब बहुत बड़ी माशी रियायत मांग रहा है जो उसे मिल भी गई है। ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम नहीं छोड़ा, प्रॉक्सीज की सपोर्ट नहीं छोड़ी, यूरेनियम एनरिचमेंट का हक नहीं छोड़ा। यानी ईरान ने कुछ नहीं दिया और सब कुछ ले भी लिया। इजराइल की तन्हाई जो असल खतरा है। इजराइल हायोम कहता है कि इजराइल मुआहदे के मेज पे नहीं बैठा, उसे बैठने नहीं दिया किसी ने वहां पे। अमेरिका ने इजराइल को नजरअंदाज करके ईरान के साथ डील कर ली। अब इजराइल के पास कोई लीवरेज ही नहीं बचा है, और ये ओबामा के दौर से जो डील हुई थी उससे भी बदतर है। उस वक्त नेतन्याहू कांग्रेस और अमेरिकन अवाम को मुतहर्रिक करके व्हाइट हाउस को बाईपास कर सकता था। अब ट्रंप के दौर में यह ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि ट्रंप की पोजीशन अपनी पार्टी में फिलहाल मजबूत है और इजराइल के हामी भी ट्रंप से टक्कर लेना नहीं चाहते हैं। अब तवील मुद्दत के जो असरात हैं वो क्या है? अब्राहम अकॉर्ड के का जो इस वक्त उसकी तौसी है, अब्राहम अकॉर्ड में तौसी होनी थी ना, ख़त्म हो गई। बाकी ममालिक नहीं आएंगे। खलीजी ममालिक ईरान से दूर नहीं हो रहे, बल्कि उनके साथ राबते बढ़ रहे हैं ईरान के, ख़ास तौर पे जंग के बाद। रिजीम चेंज की कोई उम्मीद नहीं। अब कोई अमेरिकन सदर ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम में दिलचस्पी कभी भी नहीं लेगा। नतीजा आपके सामने है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की ताकत बढ़ी है, ईरान की जो डिटरेंस है वो और बढ़ गई है, और इजराइल की जो डिटरेंस है वो कमज़ोर हो गई है। इजरायली हायोम ने एक नतीजा अखज़ किया, क्या कमाल का है। वो कहता है ये मुआहदा इजराइल के लिए स्ट्रेटेजिक तबाही है। ईरान मजबूत हो गया है, इजराइल तनहा पड़ गया है, और अब उसके पास हुकूमत रोकने या मुआहदा बदलने के का जो एक हथियार था वो ख़त्म हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे सबसे अहम सवाल जिसका जवाब आप सब तलाश कर रहे होंगे, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस मुद्दे को छेड़ने के लिए। ईरान कह रहा है उसे 300 अरब डॉलर मिलेंगे। मारियो नौफल ने लिखा है कि 300 अरब डॉलर रिकंस्ट्रक्शन कमिटमेंट्स हैं, यानी वो काम जो कि तरक्याती बुनियादों पे किए जाएंगे, उस पे ये पैसे खर्च होंगे। ट्रंप ने क्या कहा, और ये व्हाइट हाउस का ट्वीट आपके सामने आ चुका हुआ है कि ईरान हैज एग्रीड टू नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन। ईरान इस बात पे मान गया है कि कभी भी मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाऊंगा। Also, the story that the US is paying Iran $300 million is fake news पुट आउट बाय द डेमोक्रेट्स। और इसके अलावा ये जो एक खबर फैलाई जा रही है कि $300 मिलियन लिखा है, लेकिन खबर जो है वो 300 अरब डॉलर की है, वो ईरान को हम देंगे, ये झूठ है। ये हमारी अपोजिशन जमात डेमोक्रेट्स ने फैलाई है। अब गौर करें, ट्रंप कह रहे हैं 300 मिलियन डॉलर जो है वो फेक न्यूज़ है। ईरान कह रहा है कि 300 अरब डॉलर हमें मिलेगा। अब यहां पे 1000 गुना फर्क है। तो सच क्या है? आइए मैं आपको सच बताता हूं।
अमेरिका सीधा ये पैसे ईरान को नहीं देगा, लेकिन खलीजी ममालिक ये पैसा लाएंगे ईरान के लिए, खलीजी ममालिक लाएंगे। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि खलीजी ममालिक ईरान को पैसा देंगे क्यों? आखिर उन्होंने ईरान से सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। मिसाइली हमले, ड्रोन हमले, तेल की तंसीबात पर हमले, वो इन्हीं ममालिक पे ईरान ने ज्यादा किए, तो वो ईरान को पैसा क्यों देंगे? अब जरा पे नुक्ता समझिए, ये सीधी अदायगी नहीं, ये सरमायाकारी है, ठीक है? ये बेसिकली अमन की खरीदारी है। खलीजी ममालिक जानते हैं कि जंग जारी रखने से ज्यादा नुकसान होगा, तेल की बरामदात रुक जाएंगी, मईशत मुतासर होगी, नई जंग का खतरा हमेशा रहेगा। अगर ईरान स्टेबल हो जाए तो खलीजी ममालिक उसमें सरमायाकारी करके फायदा उठा सकते हैं। तेल, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल और पोर्ट्स, ये एक प्रैक्टिकल डील है। तुम न्यूक्लियर हथियार ना बनाओ, प्रॉक्सी वॉर्स बंद करो, हम तुम्हें माशी मौके देंगे ताकि तुम जो है वो मुस्तहकम रहो और हमें दूर रखो, हमें कुछ ना कहो दोस्तों। और अगर आपको अभी भी शक है कि दुनिया ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं या नहीं टेके हैं, तो ये अगला हिस्सा सुनिए। जेसन ब्रॉड्स्की फाउंडेशन ऑफ डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के सीनियर फेलो हैं, उनकी रिपोर्ट है। वो कहते हैं द यूएस सीक्रेटली अप्रूव्ड, अब ये सुनिएगा, मैं आपको खबर दे रहा हूं साथ में, यूएस सीक्रेटली अप्रूव्ड अ फाइनेंशियल एंड मैरीटाइम अरेंजमेंट बिटवीन कतर एंड ईरान अंडर विच बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर पेड टू तेहरान इन एक्सचेंज फॉर फ्री पैसेज फॉर कतरी टैंकर्स एंड शिप्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। अमेरिका ने चुपचाप कतर और ईरान के दरमियान एक माली और बहरी इंतजाम की मंजूरी दी, जिसके तहत अरबों डॉलर तेहरान को दिए गए हुर्मुज से कतरी टैंकर्स और जहाजों को वहां से आजादाना गुजरने के बदले। अब आगे सुनिए, या आप आपको इसको समझ आ जाएगी इसकी आपको आगे। वो कहते हैं सम ऑफ द पेमेंट्स वर डिस्गाइज्ड एज फीस फॉर टैंकर्स पासिंग थ्रू हुर्मुज। कुछ ऐसी भी पेमेंट्स थी जिनको वहां से गुजरने की फीस के तौर में जो है वो छुपा के दिया गया, और कतर के जरिए सामान खरीदने के लिए $1 अरब तक की क्रेडिट लाइन भी खोली गई। अब समझिए, कतर अमेरिका के करीब तरीन हलीफ है इस वक्त, ईरान को पैसा दे रहा है क्योंकि ईरान से लड़के जीतना मुमकिन नहीं रहा, और यही काम अब अमेरिका कर रहा है। तो किसी को शक है कि ईरान को पैसे नहीं मिलेंगे, तो पैसे तो बहुत पहले मिलना शुरू हो गए थे। और अब मैं आपको लेके आता हूं एमओयू की तरफ कि एमओयू के आखिरी लम्हों की कहानी क्या है। अली के चिश्ती द वायर पाकिस्तान के एडिटर हैं, उनकी रिपोर्ट है। वो कहते हैं बड़ी ही दिलचस्प डिटेल्स आई हैं एमओयू के हवाले से। पाकिस्तानी एफएम आसिम मुनीर सीक्रेट लेटर टू एसएल मुश्तबा खमनाई सील्ड द एमओयू डील विद अ स्विफ्ट रिप्लाई। जो जनरल आसिम मुनीर ने एक सीक्रेट लेटर दिया था ना, यह गलबन 7 या 8 जून की बात है, एक सीक्रेट लेटर दिया था। चूंकि सीक्रेट है तो मुझे पता नहीं उसके अंदर क्या है। उसके बाद जो है वो डील क्रैक हुई है नाज़रीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। आगे कहते हैं कतरीज वर क्वाइटली फ्लोन इन बाया पाकिस्तानी ऑफिसेज स्ट्रेट टू तेहरान फॉर द फाइनेंशियल्स। और जो माली मामलात हैं उन्हें हल करने के लिए पाकिस्तान ने जो कतरी ऑफिशियल्स हैं उनको बड़ी खामोशी से तेहरान पहुंचाया। आगे वो लिखते हैं जनरल मलिक्स एनएसए टीम, जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जनरल मलिक, उनकी टीम ने कोऑर्डिनेट किया एवरी स्टेप अंटिल डिजिटल सिग्नेचर्स ड्रॉप। जब तक कि डिजिटल सिग्नेचर नहीं हो गए तब तक पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी की टीम है वो एक एक स्टेप पे साथ थी। और सबसे अहम बात वो आगे करते हैं, पाकिस्तानीज इंश्योर्ड लेबनान इज सेटल्ड बाय अमेरिकन्स टू, और बेयकीनी बनाया पाकिस्तानियों ने कि लबनान भी इस डील का हिस्सा हो। एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर स्टॉपिंग हॉक्स इन द यूएस टू स्टॉप एन अटैक ऑन ईरान एंड फोर्स द इजराइलीज टू बिहेव। और जो आसिम मुनीर साहब हैं, फील्ड मार्शल साहब, उन्होंने अमेरिका में जो हॉक्स बैठे हुए हैं उनको रोका और इजराइल को रोका कि तमीज से काम करो, बिहेव करो, तमीज से रहना। ये समझिए पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे बहुत कुछ किया है। खत, खुफिया खत वो लिखा और भेजा, कतरियों को लेकर गए, हर कदम कोऑर्डिनेट किया, अमेरिकन हॉक्स को रोका, इजरायलियों को काबू में रखा। इसको अब तक की तारीख की सबसे बेहतरीन डिप्लोमेटिक कामयाबी कहा जाएगा। और अब जंग का हिसाब किताब मैं आपके सामने लेके आता हूं, ये बड़े इंटरेस्टिंग है। किसी को अभी तक ये 100% नहीं पता कि इस जंग में अब तक अमेरिका ने क्या कुछ खोया है। नुकसान, फाइनेंशियल नुकसान, एक तो वो जो जंग में हुआ और एक वो जो अब अमेरिका आगे करने जा रहा है मजीद ईरान को पैसे देके।
जंग रोकने के पैसे दे के दोस्तों। नाज़रीन, की जो जंग है ना 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 107 दिन चली। अब देखिए अमेरिका और इजराइल ने क्या क्या खोया। ये पूरा जो एक पैच है इस वीडियो का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये डिटेल पहले नहीं आई कभी। 13 से 15 फौजी मारे जाते हैं, 300 और 543 जख्मी होते हैं। अमेरिका की बात कर रहा हूं। जहाजों का नुकसान $5 अरब से भी ज्यादा। 42 तैयारे तबाह होते हैं, उनको नुकसान होता है कि वो उड़ने के काबिल नहीं रहे। 24 MQ-9 रीपर्स ड्रोन्स हैं, 4 F-15E स्ट्राइक ईगल्स हैं, 7 KC-135 टैंकर्स हैं और 1 F-35A और दूसरे जहाज हैं। फौजी खर्चा $25 अरब से शुरू हुआ था, इस वक्त $70 अरब पे पहुंच चुका हुआ है। रोजाना का खर्चा $800 मिलियन से $1 अरब का हो रहा है। हर अमेरिकन टैक्स पेयर पे जो बोझ बढ़ा है वो $215 हर अमेरिकन एक सिटीजन पे बोझ बढ़ा है। गैस की कीमतें $4 फी गैलन से ऊपर निकल गई हुई है। इन्फ्लेशन 4.2% तक पहुंच गई, यानी अफराते ज़र। अब आते हैं इजराइल के ऊपर। मारे गए हैं लोग 32 फौजी और एक कॉन्ट्रैक्टर इजरायली। सिविलियन जो है वो 28 मारे गए। जख्मी कितने हुए हैं? 9,126 इजरायली जख्मी हुए, जिसमें 1347 सिर्फ फौजी थे। खर्चा कितना आया? $11 अरब से भी ज्यादा। नेतन्याहू का लाइफ प्रोजेक्ट ईरान को कमजोर करना नाकाम हो गया दोस्तों। अब आते हैं बाकी जो उसका नुकसान हुआ, सिविलियन और फौजी हलाकतें। ओवरऑल जो है एनर्जी फैसिलिटीज पर हमने नुकसान $120 अरब जो हुआ है। नाजरीन, नतीजा क्या निकला? रिजीम चेंज नहीं हुआ, न्यूक्लियर प्रोग्राम डिलेड, खत्म नहीं हुआ, डिले हुआ है। याद रखिएगा, जो कहता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो गया वो गलत खबर दे रहा है आपको। मैक्सिमम प्रेशर खत्म, डील अब JCPOA से भी ज्यादा कमजोर डील है। म्यूनिशन स्टॉक्स अमेरिका का खत्म हो गया है। चाइना के खिलाफ अमेरिका के पास अब वो फौजी ताकत है ही नहीं। अगर आज चाइना अमेरिका की जंग हो जाए तो अमेरिका के पास असला ही नहीं है इतना, वो इतना चला चुका है असला इस जंग के अंदर दोस्तों। अब मैं आपको लेके आता हूं अमेरिका और इजराइल के ताल्लुकात के ऊपर। ये बहुत इंटरेस्टिंग बाब शुरू हो चुका हुआ है। खबर ये है, जो US इजरायली रिलेशंस की नई पस्ती दिखाती है, और हैरिट्स की रिपोर्ट है कि मैं अपने आप से नहीं बना रहा। बेन गवीर कैंसल्स फैमिली वेकेशन टू US आफ्टर डिफिकल्टीज विद ट्रैवल वीजा। बेन गवीर ने अमेरिका में फैमिली की जो वेकेशंस थी उनको खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसको अमेरिका का वीजा लेने में मुश्किलात पेश आ रही थी। अब समझिए, इत्तमार बेन गवीर, इजराइल का नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर, उसे अमेरिका का वीजा नहीं मिल रहा। वो मियामी जाना चाहता था एक इजरायली बिजनेसमैन की बेटी की शादी अटेंड करने के लिए। पर्सनल ट्रिप था, ऑफिशियल नहीं था। लेकिन मसला क्या था? मसला यह था कि बेन गवीर का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। यह आदमी पहले क्राइम कर चुका हुआ है। इसको उन्होंने मिनिस्टर बनाया हुआ नेशनल सिक्योरिटी का। इजराइल में उस पर पहले के केसेस मौजूद हैं, उसमें उसको सजा भी हुई है। नस्लियत पसंदी यानी रेसिज्म पे उकसाना, दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत करना, अमन आमा में खलल डालना। US एम्बेसी ने उन्हें इन पर्सन फिंगरप्रिंट्स देने को कहा। यह गैर मामूली कदम था। बेन गवीर एम्बेसी गया, फिंगरप्रिंट्स दिए, इंटरव्यू भी हुआ, लेकिन वीजा अप्रूव नहीं हुआ। शादी के दिन करीब आ रहे थे, तो हुआ क्या? उसने अपना पूरा ट्रिप भी कैंसिल कर दिया। अब सोचिए, इजराइल का वजीर अमेरिका का वीजा नहीं ले पा रहा। ये US इजरायली रिलेशंस की नई पस्ती को और उनके दरमियान एक बहुत बड़ी दरार को दिखाता है दोस्त। और अब दुनिया अमेरिका को कैसे देख रही है, यहां पे बहुत कमाल का एनालिसिस होता है। डोमिनिक वॉग्रॉन है, स्काई न्यूज इंटरनेशनल के इंटरनेशनल अफेयर्स के एडिटर हैं बेसिकली। वो कहते हैं ट्रंप्स ईरान वॉर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स ऑफ द हिस्ट्री। तब तक का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है ये। फॉर्च्यून मैगजीन ने उन्होंने लिखा कि एपिक फ्यूरी लुक्स लाइक एपिक फेल। अमेरिका की जो आलमी हैसियत है वो इस वक्त क्या है, मैं आपको बताता हूं, आप हैरान रह जाएंगे। फौजी ताकत जो है वो दिखाई उसने, अपना मिलिट्री माइट दिखाया, मगर स्ट्रेटेजिक अहदाफ नाकाम है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर अपने जगह पे खड़ा हुआ है। रिजीम तब्दील नहीं हुई। हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी मईशत को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। सीज फायर के जरिए अमेरिका को वापस आना पड़ा, जो नाकामयाबी की तरफ एक कदम समझा जा रहा है। आलमी इत्तेहादों को नुकसान पहुंचा, इसका जिक्र मैंने पहले कभी नहीं किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूरोप खास तौर पर EU और नेटो ने इसे यूनिलेटरल कदम करार दिया था। बगैर मशावरत के जो कार्रवाई है उसकी वजह से अमेरिका पे एतमाद कम हो गया है नेटो का। CSIS और अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ट्रांस अटलांटिक अलायंस को कमजोर कर रहा है, यानी अमेरिका का पूरी दुनिया में जो इत्तेहाद है
और ख़ासतौर पर जो यूरोपीय ममालिक से इत्तेहाद है उसे कमज़ोर कर दिया है। ग्लोबल साउथ चाइना रशिया के करीब वाले जो भी ममालिक हैं वो चाइना रूस की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका को अनरिस्ट्रेन्ड और इंपीरियलिस्ट ताकत के तौर पर देख रहे हैं, जो अपने अहदाफ के लिए जंग छेड़ता है मगर इसे ख़त्म करने में नाकाम रहता है, जैसे इराक और अफगानिस्तान और अब ईरान। दोस्तों, अब मैं जो हमारे नाजरीन हैं उनको पाकिस्तान की तरफ लेकर आ रहा हूँ। पाकिस्तान के हालात के हवाले से एक तजिया है। अशोक स्वाइन ये उपसला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक तजिया किया है। दोस्तों, वो कहते हैं आसिम मुनीर इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने में किरदार की वजह से याह्या खान के बाद पाकिस्तान के सबसे गैर मकबूल आर्मी चीफ थे। लेकिन आगे सुनिए, वो कहते हैं मोदीज सेंसलेस एयर अटैक्स ऑन पाकिस्तान इन मई 2025 हेल्प्ड मुनीर टू गेट पॉपुलर सपोर्ट इन पाकिस्तान। मोदी ने जो एक बहुत ही एक हवाई किस्म के हमलों ने मोदी साहब के जो 25 में किए थे उन्होंने पाकिस्तान में आसिम मुनीर को मकबूल होने में मदद दी। उन्होंने चाइना की मदद से ज़बरदस्त जवाब दिया मोदी को, और मोदी को ट्रंप की डिक्टेशन की वजह से सीज फायर मानने पे मजबूर किया। रातों रात जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान में हीरो बन गया। ये वो लिख रहे हैं। अभी आपको इस पे आपको अपनी राय देनी है। दोस्तों, आगे वो लिखते हैं फरवरी 2026 में जब ट्रंप नेतन्याहू के झांसे में आकर ईरान पर चढ़ दौड़ा और जल्दी जीत हासिल करने में नाकाम रहा, इसने आसिम मुनीर को एक और मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी, एक अमन साज का किरदार अदा करने का एक बहुत बड़ा मौका दिया। वो बेसिकली बुनियादी सालिस बने और यूएस और ईरान के दरमियान डील करवाई। अब अशोक स्वाइन नतीजा क्या निकाल रहे हैं यहां पे? वो कहते हैं मुनीर नाउ हैज बिकम अ ग्लोबल स्टेटमेंट, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, ट्रस्टेड बाय बोथ ट्रंप एंड जी। मुनीर जो है, आसिम मुनीर, वो इस वक्त एक ऐसा इंसान बन चुके हुए हैं जिसको शी जिनपिंग ट्रस्ट करता है, ट्रंप ट्रस्ट करता है। द वर्ल्ड हेट्स नेतन्याहू, दुनिया नेतन्याहू से नफरत करती है। नेतन्याहू आसिम मुनीर से नफरत करता है। साउथ एशिया जो है वो मोदी से नफरत करता है, मोदी भी मुनीर से नफरत करता है। द लास्ट 1 year हैज बीन अ ग्लोरियस ईयर फॉर मुनीर एज वेल एज फॉर पाकिस्तान। पिछला पूरा साल जो है वो आसिम मुनीर के लिए बहुत कमाल का था और पाकिस्तान के लिए भी था। लेकिन ऐसे तो नहीं न जाने देंगे, हम सवाल भी तो करेंगे ना। यहां पर एक सवाल है, क्या सच में पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर की मकबूलियत बढ़ी है? रॉयटर्स और गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 2025 के जो तनाज़ा हुआ था उसके बाद फौज की हिमायत में 93% तक बेहतरी हुई है। बिलबोर्ड्स, रैलीज, लॉन्ग लिव जनरल आसिम मुनीर के नारे लगे हैं, फील्ड मार्शल का रैंक दे दिया गया। लेकिन आ गया यहां पे पीटीआई के हामियों में, या वो लोग जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, जो अभी भी बड़ी तादाद में हैं बाय द वे, वो जनरल आसिम मुनीर साहब को पसंद नहीं करते। वो उन्हें कू मेकर या इलेक्शन स्टीलर कहते। वो कहते हैं जनाब के अब यहाँ पे अगर आप देखें तो तजिए हैं जो कि ज़बान-ज़द आम है। तो सवाल मेरा आपसे है, आप क्या समझते हैं, जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मकबूलियत में सच में इजाफा हुआ है, या ये सिर्फ जो है वो एक तबके की राय है? कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए छोड़ रहा हूं जो लोग पाकिस्तान में रहते हुए रोजमर्रा हालात से जूझ रहे होते हैं। ये सवाल आपके लिए। और अब मैं आपको इंतहाई इंटरेस्टिंग पॉइंट पर लेके आ गया हूं इस वीडियो के। ट्रंप का यू टर्न अब तक का सबसे बड़ा तराफ है। क्लैश रिपोर्ट की ताज़ा खबर है, आपके सामने विजुअल्स भी चल रहे हैं। ट्रंप ने अभी कहा है, आई डोंट बिलीव इन रिजीम चेंज, आई हैव वॉच्ड रिजीम चेंजेस फॉर ईयर्स, दे नेवर वर्क, इट हैज जस्ट टू हैपन। मैं रिजीम चेंज पे यकीन नहीं रखता, मैंने सालों रिजीम चेंजेस देखी हैं और ये कभी काम नहीं करती है। जंग के शुरू में ट्रंप ने क्या कहा था? उन्होंने ईरानी अवाम से एहतजाज की अपील की थी, लीडर्स को टारगेट किया था, कहा था रिजीम चेंज बेहतरीन चीज होगी, और अब कह रहा है कि मैं रिजीम चेंज पे यकीन नहीं करता। दोस्तों, इस बयान के बाद जो सवालात उठते हैं कि अगर ट्रंप रिजीम चेंज के मुखालिफ था तो 2026 की ईरान जंग क्यों शुरू की? जंग का असल हदफ था क्या? न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना, प्रॉक्सीज खत्म करना, या रिजीम चेंज? अगर रिजीम चेंज नहीं थी तो इतनी बड़ी जंग, हजारों लोगों को मारा गया है, अरबों डॉलर का खर्चा हुआ है, क्यों? और ईरानी अपोजिशन ने ट्रंप को के बयानात पे भरोसा करके एहतजाज भी किया, हजारों लोग मारे भी गए। ट्रंप कह रहा है कि वो रिजीम चेंज पे यकीन नहीं करता। दोस्तों, और अब आखिर में वो 8 सवालात जिनका जिक्र बहुत ज़रूरी है जो इस डील के बाद उठे हैं, और वो सवालात आप खुद से भी कर सकते हैं, औरों से भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 1, क्या ये डील वाकई ईरान के खिलाफ रिजीम चेंज की अमेरिकन पॉलिसी का खात्मा है, या ये सिर्फ आर्जी हिकमत अमली है जो ट्रंप अपने जो है माशी और इंतखाबी मफादात के लिए अपना रहा है?
सवाल नंबर 2, अगर ईरान को माशी रिलीफ और सिफारती लेजिटिमेसी मिल जाए तो क्या ये उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स यानी हमास, हिजबुल्लाह, हौसियों को मजीद मजबूत नहीं करेगा? क्या इजराइल के लिए ये तावील मुद्दत में ज्यादा खतरनाक साबित नहीं होगा? सवाल नंबर 3, अब ये वो सवाल हैं जो इजरायली अमरीकी कर रहे हैं बेसिकली, याद रखिएगा। सवाल नंबर 3, न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिफर कर देने का मतलब क्या है? क्या ईरान इस दौरान खामोशी से अपना प्रोग्राम आगे बढ़ा सकता है जैसे कि पिछले मुआहदों में उसने किया था? सवाल नंबर 4, क्या खलीजी ममालिक वाकई इस्तेहकाम चाहते हैं या वो भी ईरान की बढ़ती हुई ताकत से कुछ हद तक खाइफ हैं? अगर वो डील की हिमायत कर रहे हैं तो इजराइल की तन्हाई किस हद तक दुरुस्त है? सवाल नंबर 5, ये डील इसराइल और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंस को कितना गहरा करेगी, यानी जो एक खलीज पाई जाती है अमेरिका और इसराइल के दौरान जो हमें अब नजर आई है। क्या ट्रंप इसराइल को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर सकता है या ये सिर्फ आर्जी दबाव है? सवाल नंबर 6, क्या ईरान इस डील को कबूल करने के बाद अपने मिसाइल प्रोग्राम और इलाकाई असर व रसूख को कम करेगा या ये सिर्फ सांस लेने के लिए वक्त लिया जा रहा है? सवाल नंबर 7, अगर ये फ्रेमवर्क डील नाकाम हो गई तो क्या अमेरिका दोबारा रिजीम चेंज की तरफ लौट आएगा या ईरान के साथ कोई नई ग्रैंड बार्गेन की तरफ भागेगा? सवाल नंबर 8, इजराइल के पास अब क्या ऑप्शंस बाकी रह जाते हैं? क्या वो अकेले ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सकता है या उसे अमेरिकन हिमायत के बगैर जो है वो ज्यादा मोहतात होके बिल्कुल ईरान की बगल में रहना पड़ेगा? नाज़रीन, इस सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में इनका जवाब भी दूंगा। लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पर अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं लाइव तो वहां पर सिर्फ फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है। अपना ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह निगहबान।